राधा अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश थी। एक छोटे से गांव में वो रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसने अपने बेटे यश की शादी अंजलि नाम की एक लड़की से करवाई थी और उसे अपने घर की बहू बनाकर वो उसे अपने साथ ले आई थी। अंजलि शहर की रहने वाली थी और उसे मोमोज बनाने का बहुत शौक था। उसने ये कला अपनी नानी से सीखी थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी होती है और अचानक से लाइट चली जाती है और वो पसीने से भीग जाती है। तभी राधा आती है और बोलती है, बहू, तूने मेरे बेटे से प्यार तो कर लिया, लेकिन गांव में रहना सबके बस की बात नहीं होती। कहाँ तुम शहर वाली 24 घंटे पंखे लाइट में रहने वाली, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं माँ जी, यश जी जैसा हम सफर मिला है मुझे, अब थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। और ये कठिनाइयाँ हमेशा के लिए तो नहीं है ना। जल्दी ही इन सब से निपटने का तरीका ढूंढ लूंगी मैं। भगवान झूठ ना बुलवाए बहू, ये सब तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। 4 दिन गांव में रहना पड़ेगा ना, तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अभी तो बस थोड़ी देर के लिए लाइट गई है तो तेरा ये हाल हो गया। सोच, यहाँ पर तो हफ्ते हफ्ते तक लाइट नहीं आती, फिर तेरा क्या होगा कालिया। अरे मतलब बहू। माँ जी, अभी मैं इस घर में नई नई आई हूँ ना, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ। हाँ, कुछ समय बाद जब मैं बाहर निकलने लगूंगी, तब अगर लाइट आया नहीं करेगी ना, तो मैं गाँव के शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा में रहा करूंगी। तब तो मुझे लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही पंखे की। भगवान झूठ ना बुलवाए, इसको क्या लगता है ये मुझसे कुछ ज्यादा चतुर है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। माँ जी यहाँ ये जानने आई है कि मैं गांव में रह सकती हूँ या नहीं रह सकती। इनको क्या पता कि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। किसी को कैसे हैंडल करना है ये तो मुझे अच्छे से आता है। ये कभी पता नहीं लगा पाएंगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बहू, तो किस सोच में पड़ी है? कहीं मन में मुझे गालियाँ तो नहीं दे रही? नहीं नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि मैं अपनी सास को गाली दूं। राधा के पास अपनी बहू की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में अंजलि को गांव के वातावरण में ढलने में थोड़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन अंजलि हार नहीं मानती है और अपना मन बना लेती है कि वो अपने ससुराल के सदस्यों का दिल जीत कर रहेगी। और समय के साथ अंजलि अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाने लगती है। यह देखकर राधा को बहुत खुशी होती है कि उसकी शहर से आई बहू गांव की चीजों को कितने बेहतर तरीके से कर रही है और अब वो उसे पसंद भी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बहू, हमें भी देखना है तेरे हाथों का जादू कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। माँ जी, मैं अभी खाना बनाने नहीं जा रही हूँ, बल्कि वो डिश बनाने के लिए जा रही हूँ जो मैंने अपनी नानी से सीखी थी। वैसे तो सभी लोगों ने उस डिश को खाया होगा, लेकिन सबके अपने अपने बनाने का एक अलग तरीका होता है ना। बस इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जो मैं बनाऊंगी आप लोग उसे खा लोगे ना। अगर ऐसी बात है ना बहू, तो जरा बना कर दिखा दे, मैं भी तो देखूं कि तू क्या सीख कर आई है अपने नानी के घर से, जिसे बनाने के लिए तू इतना खुश है। अंजलि तुरंत रसोई में जाती है और अपनी नानी के सिखाए हुए मोमोज की रेसिपी अनुसार मोमोज बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वह आटा गूंथती है और सारी सब्जियां बारीक काट कर मसाले में मिला लेती है और कुछ देर बाद अंजलि सबके लिए मोमोज बनाकर तैयार करती है और सबसे पहला निवाला वो यश को खिलाती है। और तभी उसका पति यश उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, क्या बात है अंजलि, तुमने मोमोज तो बहुत अच्छा बनाया है, खाकर ना मजा आ गया। सच कहूँ ना तो मोमोज तो बहुत खाए, लेकिन इतना अच्छा ये पहली बार खाने को मिला है। अरे, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच यश जी। चलो अब बताइए कि आपको मेरे हाथ के बने हुए मोमोज कैसे लगे। भगवान झूठ ना बुलाए बहू, ऐसे तो मैं तुझे सच बताऊं तो ये मोमोज मुझे कुछ खास पसंद नहीं है।
वैसे तो मैं ज्यादा मोमोज खाती नहीं हूँ, लेकिन तेरे हाथों के बने मोमोज खाकर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। पहली बार मैं इतने शौक से मोमोज खा रही हूँ। सच में तेरे हाथों में तो जादू है बहू, जादू। तूने कितने अच्छे तरीके से बनाया है इसे। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है और इस तरह अंजलि ने अपनी सास और पूरे परिवार का मोमोज बनाकर दिल भी जीत लिया था। साथ ही पूरे गांव में भी उसके मोमोज की चर्चा होने लगी थी। अगले ही दिन गांव में कुछ महिलाएं अंजलि के हाथ के मोमोज खाने के लिए अंजलि के घर पर आती हैं। अंजलि उन्हें मोमोज खिलाने के साथ साथ मोमोज बनाने की विधि भी बता देती है। धीरे धीरे अंजलि का नाम पूरे गांव में फैलने लगता है। वह हर किसी की पसंदीदा बहू जो बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन राधा बोलती है, बहू, मैंने तो सोचा था कि तू शहर से आई है, गांव में तू रह ही नहीं पाएगी, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आजकल तो गांव का हर इंसान तेरी तारीफ करता है, वो भी बहुत खुश होकर, और ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी होती है बहू। ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। अगर आप लोग पुरानी सोच वाले होते और मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते या फिर मुझे घूंघट में रखते तो मेरे लिए गांव में इतना नाम कमाना बहुत मुश्किल होता। इन सब में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। समय के साथ अंजलि और राधा के संबंध बेहद अच्छे हो गए थे और दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सा मेला लगता है और उस मेले में भी सभी लोग अपनी अपनी विशेषताएं दिखाने की तैयारी करते हैं। जहां अंजलि भी अपने ससुराल वालों की इजाजत से अपना मोमोज का स्टॉल लगाती है और उसे बड़े ही आकर्षित ढंग से सजाती भी है, जिसे देखकर गांव वाले उसके स्टॉल की तरफ खिंचे चले आते हैं और हर कोई उसके मोमोज खाकर उसकी खूब तारीफ करता है। मेले में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर भीड़ थी तो वो था अंजलि का ठेला। बेटा कुछ भी बोल, बहू तो तू एक नंबर की लेकर आया है। जहाँ पर जाती है वहाँ पर अपनी छाप छोड़ देती है। सभी लोगों को अपने मोमोज का दीवाना कर रखा है इसने। माँ, अंजलि के इस हुनर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। शादी के बाद जब बनाया ना इसने तब पता चला। भगवान झूठ ना बुलवाए बेटा, जैसी भी है लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है। पहले मैं इसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसने अपने गुणों से मेरा दिल जीत लिया। माँ, अंजलि ने मुझसे एक बात कही थी कि आप उसको पसंद नहीं करती, लेकिन उसने ये भी कहा था कि वो आपका दिल जीत के रहेगी। और देखिए ना, आज तो आप उसकी तारीफ कर रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि वो अपने काम में कामयाब हुई, दिल जीत लिया उसने आपका। बेटा, मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं डरती थी कहीं वो तुझे मुझसे छीन ना ले, वो अपने शहर लेके ना चली जाए, क्योंकि तू तो जानता है ना कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। माँ, अंजलि ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जबकि मैंने कहा था उसे कि शादी के बाद सब शहर में रहेंगे, तो उसने कहा था कि माँ जी को गांव से लगाव है, तो हम सब ना गांव में ही रहेंगे। थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं वो देख लूंगी, झेल लूंगी, लेकिन अपनी सास का दिल नहीं दुखाऊंगी। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। गांव में रुकने का फैसला उसी का था, वरना तो मैं सबको लेकर ना शहर कब का चला गया होता। अपने बेटे के मुंह से अपनी अच्छाई के बारे में सुनकर राधा अपने बहू के प्रति गलत व्यवहार को लेकर बहुत दुखी होती है और वो अपनी बहू अंजलि से अपनी गलती की माफी मांगती है। मेले के बाद अंजलि के मोमोज की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है और अब हर खास मौके पर अंजलि अपने हाथों से मोमोज बनाकर सभी घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी खिलाया करती और सभी का दिल जीत लिया करती। अपनी बहू के हुनर को ध्यान में रखते हुए राधा गांव में अंजलि की एक छोटी सी मोमोज की दुकान खुलवा देती है, जिससे उसके हुनर को एक नई पहचान मिल जाती है। अमिता एक समझदार और गुणी लड़की थी। उसके पिता हरिया का गुड़ बनाने का कारोबार था। शुभम नाम का बेहद ही मेहनती पर अनाथ लड़का था जो हरिया का बहुत सम्मान करता था। शुभम के स्वभाव को देखते हुए हरिया अपनी बेटी अमिता की शादी उससे करवा देता है।
शुभम को अमिता जरा भी पसंद नहीं थी, पर वो हरिया की बात कैसे टालता। मजबूरन वो किसी तरह इस रिश्ते को निभा रहा था। एक दिन अमिता के पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। वहीं उसका पति बेरोजगार हो घर बैठ जाता है। ऐसे में अमिता शुभम से कहती है, जी सुनिए, घर के हालात खराब होते जा रहे हैं, आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मैं क्या करूं? वैसे भी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं मैं। जी वो मैं कह रही थी, क्यों ना हम अपना ही कोई कारोबार खोल लें? पागल हो गई हो क्या? पता भी है नया कारोबार खोलने में कितनी रकम लगती है? मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे ये मेरे गहने कब काम आएंगे? आप इनको ले जाइए और जाकर गन्ने ले आइए। अच्छा तो ले आऊंगा, पर इससे करेंगे क्या? अजी गुड़ बनाने का कारोबार करेंगे। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर लेते हैं। वैसे गुड़ बनाएगा कौन? तुम बना लोगी? हाँ, मुझे बाबा ने सब सिखाया है, पर वो मुझे काम नहीं करने देते थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अगली सुबह ही अमिता सुबह 4 बजे से उठकर गुड़ बनाना शुरू कर देती है। तैयार गुड़ शुभम बाजार में बेचने जाता। उसके गुड़ की बाजार में काफी मांग होने लगती है और सभी उससे ही गुड़ खरीदते हैं। देखते ही देखते वो अमीर बन जाता है, पर जिसकी वजह से उसे ये अमीरी का स्वाद चखने को मिला, यानी उसकी बीवी अमिता, वो उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है और सीमा नाम की एक लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। अमिता सुनो, कहाँ हो तुम? अरे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कहाँ हो? जी हाँ कहिए, क्या बात है? और आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? हे भगवान, फेविकोल की तरह चिपक गई है मुझसे। इतनी चेप क्यों हो रही हो तुम मेरे? चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, सच में। तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या? लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उसी के साथ रहूंगा। वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रोती बिलखती एक सुनसान सड़क के बीचों बीच चलती जाती है। तभी अचानक से एक गाड़ी सामने से आ रही होती है। गाड़ी में सवार दीपक उसे बीच रास्ते में देख ब्रेक मारकर उसे बचा लेता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ आपको? रोक क्यों दी गाड़ी? मर जाने देते ना मुझे, चढ़ा देते मेरे ऊपर गाड़ी। अरे 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 बाप रे बाप, क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चुप होकर बताइए मुझे कि आखिर बात क्या है। क्या बताऊं? ये कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और औरत के पल्लू से लटक कर घूम रहा है और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं अब मर जाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। देखिए मैडम जी, ऐसी नेगेटिव बातें मत करिए, बी पॉजिटिव। देखिए मैं भी कभी आप ही की तरह डिप्रेशन में था, पर आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरा गुड़ का कारोबार है। जी क्या कहा आपने? वैसे आपको पता है कि मुझे भी गुड़ बनाना आता है और मेरे हाथों का गुड़ लोगों को बहुत पसंद आता है। इस तरह दीपक जीवन की आशा त्याग चुकी अमिता को रोशनी की एक किरण दिखाता है। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ चली जाती है और उसके साथ रहकर वो गुड़ का काम शुरू करती है। उसके हाथों का बना गुड़ लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है। थोड़े ही दिनों बाद दीपक का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे उसे अमिता से प्यार होने लगता है और दीपक उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। सुनो अमिता, आई लव यू। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कभी नहीं हो सकता। पहले ही एक बार शादी कर कर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। देखो वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और जरूरी नहीं हर इंसान एक जैसा हो। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दीपक की बातें सुनकर अमिता के दिल में भी प्यार की फुलझड़ियां जलने लगती हैं और वो उसे हाँ कह देती है।
कुछ समय बाद ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना घर बसा लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शुभम सीमा से शादी कर लेता है और उसे गुड़ बनाना भी सिखा देता है, लेकिन फिर भी उसका गुड़ उतना अच्छा नहीं बन पाता, जिसके कारण बाजार में उसके गुड़ की मांग कम होती जाती है। लोग उसे ताने दे देकर जाने लगते हैं। मक्खियों के अलावा उसके गुड़ के पास एक ग्राहक नहीं होता, जिसके कारण शुभम का पारा हाई हो जाता है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? यहाँ गुड़ जल रहा है और तुम लाली पाउडर लगाने में लगी हो। जल्दी आओ। ओहो, गुड़ क्या, दुनिया भर के लोग जलते हैं मुझसे। अरे तुम्हारे लिए ही तो तैयार हो रही थी ना जानू। अरे यार, तेरे ड्रामे खत्म होंगे कभी? ये क्या किया तूने, पता भी है? सारा गुड़ खराब कर दिया। वैसे भी तुझे इतना अच्छा गुड़ बनाना नहीं आता, ऊपर से मेरे पैसों को मिट्टी में मिला रही है। क्या हो गया फिर? इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो अब जुबान भी लड़ानी आ गई है। पूछती है क्या हुआ? अब पूछ ले, अब पूछ। चिल्ला रही है, ले अब पूछ ना, पूछ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी मजाल। अब देखो मैं क्या करती हूँ। लगता है अभी तेरा पेट भरा नहीं है पिट पिट कर। रुक, अभी खुराक देता हूँ तुझे। ले। बोलेगी? ले। और बोलेगी? बोल। शुभम अपना आपा खो बैठता है और उससे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वहीं सीमा उससे बदला लेने के लिए इस बार गुड़ में जमाल घोटा मिला देती है, जिसके कारण उसका सारा कारोबार ठप पड़ जाता है। लोग उसे मार मार के बाजार से निकाल देते हैं। बेरोजगार शुभम काम की तलाश में एक दिन उसी गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है जो दीपक की थी। तभी उसे वहाँ अमिता नजर आती है। वो भागकर उसके पास जाता है और कहता है, अमिता सुनो। तुम यहाँ कैसे? क्या लेने आए हो? मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये मेरे पति की फैक्ट्री है और मैं यहाँ के कारीगरों पर नजर रखती हूँ ताकि किसी चीज की कमी ना हो। क्या तुम इस फैक्ट्री की मालकिन हो? हाँ, और तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी ये घिनौनी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। चले जाओ यहाँ से। अमिता उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। पछतावा लिए शुभम घर पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी सीमा पुलिस को बुलाए खड़ी रहती है। शुभम उन्हें वहाँ देख दंग रह जाता है। इस तरह सीमा अपने साथ हुए डोमेस्टिक वायलेंस का बदला ले लेती है और शुभम को उसके किए की सजा मिल जाती है। अदालत उसे 10 साल की सजा सुना देता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब उसके हाथ से निकल चुका था। और वहीं दूसरी ओर अमिता अपने पति दीपक के साथ ऐशो आराम से जिंदगी बिताती है। उसके कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमारी गुड़ बनाने वाली बहू ने अपनी जिंदगी को निराशा से आशा में तब्दील कर दिया। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी गांव में राम सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी लता और 2 बेटे रविंदर और अशोक के साथ रहता था। पूरे गांव में उनके परिवार का बहुत रुतबा था। लता को शुगर की बीमारी थी, जिसके चलते वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी। उसके बड़े बेटे रविंदर की शादी आस्था नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी होती है। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने बताती थी। वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही बात किया करती थी। अरे ओ आस्था बहू, अरे जरा चाय बना देना मेरे लिए। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय। सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती है चाय के लिए। अरे इतना नहीं होता कि उठकर खुद बना लूं चाय में। पैर तो इस बुढ़िया के कब्र में लटक रहे हैं।
और स्वाद चाहिए पूरे। दिन बीतते जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद घर के छोटे बेटे अशोक की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। अपनी देवरानी के आने के बाद तो समझो आस्था के वारे न्यारे हो जाते हैं। वो जमकर अपनी देवरानी से घर का सारा काम करवाती और खुद सबकी वाहवाही लूटती रहती। ऐसे ही एक रात राम सिंह के दिल में बहुत तेज दर्द उठता है। कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। आस्था बहू, रविंदर, अशोक, नेहा, जल्दी आओ। सब लोग भागते हुए अफरा तफरी में कमरे में आते हैं। अशोक, रविंदर और नेहा मिलकर बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि राम सिंह को दिल का दौरा आया है। वहीं घर पर लता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आस्था किसी तरह उनको चुप करवाकर सुला देती है और खुद अपने कमरे में जाकर बोलने लगती है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इन बुड्ढे बुढ़िया ने। दिल तो करता है ना जहर देके मार दूं। अगली सुबह बाबूजी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। आस्था झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोलती है, बाबूजी आप ठीक तो है ना? आपकी चिंता में मुझे रात को 1 मिनट भी नींद नहीं आई। जी आप ठीक तो है ना? माँ जी, दीदी, बाबूजी एकदम ठीक है। बस डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। चल बेटा, अपने बाबूजी को कमरे में ले चल। बीवी तो पहले ही बीमार पड़ी थी, अब ये बुढ़ा भी खाट पकड़कर बैठ गया। वक्त बीतता जाता है। नेहा दिन रात अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, तो वहीं आस्था सारा दिन या तो कोई बीमारी का बहाना कर सोती रहती या फिर टीवी देखती रहती। बड़ी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर लता और राम सिंह को बहुत बुरा लगता है। एक दिन आस्था अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर आती है। जी सुनिए ना, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ भाग्यवान, बोलो। जी मैं सोच रही थी कि हम अपनी सारी जायदाद अपनी छोटी बहू और बेटे के नाम कर दे। पर क्यों? इस घर पर तो दोनों बेटों का बराबर हक होना चाहिए ना। जी जब से आप बीमार हुए हैं ना, घर का सारा काम नेहा बहू करती है। हमारे बुढ़ापे का सही मायनों में सहारा बनी है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ। बाहर खड़ी आस्था ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे ये बात गवारा नहीं होती कि सब कुछ नेहा के नाम हो रहा है। अब वो सभी घर के लोगों के बीच फूट डलवाने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन आस्था अपनी सास लता के कमरे में चुपके से घुसकर एक कीमती हार और पैसे निकालकर अपनी देवरानी की अलमारी में रख देती है। जब लता अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसका सारा सामान गायब है, वो दोनों बहुओं को जोर से आवाज लगाती है। अरे अरे बहू, मेरा खानदानी हार और पैसे नहीं मिल रहे। तुम दोनों ने कहीं देखा है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने नेहा को सुबह आपके कमरे के पास आते देखा था। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मम्मी जी, कहीं इसी ने तो नहीं चुराया हार और पैसे? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो अब तुम्हारे कमरे में ही जाकर पता चलेगा। सब लोग आस्था के कमरे में जाते हैं और फिर वो हार ढूंढते हैं। उन्हें वो हार मिल जाता है। ये क्या है बहू? कसम से माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये हार यहाँ कैसे आया। अरे वाह नेहा, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझती थी, पर तुम तो बड़ी होशियार निकली। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी लालची निकलोगी। खैर, मैं अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आस्था को सौंप रही हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। इस तरह
आस्था नेहा को घर से निकलवा देती है। ये ले बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। हाय हाय हाय, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी इस पल का। वक्त बीतता जाता है। आस्था बड़े ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन आस्था की माँ सपना उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अरे सुनने में आया है तेरी सास ने खुश होकर तुझे घर की सारी चाबियां दे दी है। नहीं माँ, ये सब तो मेरी चाल थी। मैंने ही मम्मी जी का हार चुराकर नेहा के कमरे में रख दिया और फिर सबके सामने उसे ही गुनहगार बना दिया। तभी कमरे के बाहर जाती हुई लता उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो कमरे में जाती है और आस्था को एक जोरदार चमाटा जड़ देती है। माँ जी, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। तुमने कैसे अच्छे बनने का ढोंग किया और बेचारी नेहा को फंसा दिया। अरे निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस बस, कितना झूठ बोलेगी तू, कितनी दोगली है मुझे आज पता चल गया। तेरे पीछे लगकर मैंने मेरी संस्कारी बहू नेहा को घर से निकाल दिया। अरे तू दफा हो जा। तभी वहाँ नेहा आती है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी को ऐसे घर से मत निकालो, वो इस घर की बड़ी बहू हैं। अरे अब तो कुछ सीख ले देवरानी से। उम्र और ओहदे में बेशक तुझसे छोटी है, पर संस्कार में सबसे बड़ी है। अभी के अभी माफी मांग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और नेहा तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस तरह सभी घर वाले आस्था को माफ कर देते हैं और वहीं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। साथ ही आस्था अपनी पीठ पीछे बुराई करने वाली आदत को त्याग देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी बहू ज्यादा अच्छी लगी? डबल स्टैंडर्ड वाली आस्था या नेहा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाबा निराला एक ऐसा बाबा जिसने आस्था का मतलब ही बदल कर रख दिया। भक्तों के जज्बातों और उम्मीदों के साथ ऐसा खेल खेला कि आस्था को वासना में बदलते जरा देर ना लगी। उनका एक प्रिय सेवक था भोपा, जो कि उनका हर काम में साथ दिया करता था। बाबा जी की सदा ही जय हो। हमारा ये ढोंग का कारोबार बहुत बढ़ गया है। अरे लड्डुओं की डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है। अरे भोपा स्वामी, अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आगे जाना है। ठीक है बाबा जी, आप तो परम ज्ञानी है। जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जप नाम जप नाम जप नाम। बाबा की यानी मेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जप नाम जप नाम जप नाम। ऐसे ही एक दिन बाबा के आश्रम में पम्मी नाम की एक लड़की आती है। वो भी बाकी सब की तरह बाबा की परम भक्त होती है। बाबा पम्मी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पर पम्मी उसे कहाँ इस बात के बारे में पता था। वो बस बाबा जी को अपना सब कुछ मान उनकी भक्ति में लीन ही रहती थी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन बाबा जी के द्वारा प्रसाद में भेजी हुई खीर खाकर पम्मी बेहोश हो जाती है। बाबा जी के कुछ सेवक आते हैं और उसे उठाकर बाबा जी के कक्ष में ले जाते हैं। जप नाम जप नाम जप नाम बाबा जी, जप नाम जप नाम। आओ अंदर। बस बाबा जी, अब आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम तो खत्म हो गया। सदा ही खुश रहो। पम्मी, तेरा ये जिंदा दिल चेहरा, ये निडर स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। और तू जानती है, जो मुझे पसंद आ जाता है मैं उसे अपना खास आशीर्वाद देता हूँ, जो आज तुझे भी दूंगा। जप नाम जप नाम।
बेहोश पम्मी के साथ बाबा दुष्कर्म करते हैं और फिर उसे वापस से उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह जब पम्मी को होश आता है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब कब और कैसे हुआ। वो याद करने की बहुत कोशिश करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठी रोती रहती है और सोचती है कि आखिर कौन था जिसने ये सब किया। तभी शाम उसकी दोस्त पलक उसके पास आती है। अरे पम्मी, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे जमीन पर क्यों बैठी है? पलक देख मेरे साथ क्या हो गया। बेहोशी की हालत में किसी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी। मेरे साथ इतना बुरा हो गया। आखिर बाबा जी के आश्रम में ऐसा कौन होगा जिसने ये सब किया? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। हम मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। तू हौसला रख। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। पम्मी पता लगाने की बहुत कोशिश करती है पर उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। वहीं दूसरी तरफ बाबा निराला रोज ही पम्मी की ही तरह ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था और भक्ति का झूठा खेल रचाए जा रहा था। इसके अलावा वो और भी कई गैरकानूनी काम करता है जिसकी भनक किसी को भी नहीं पड़ती। एक दिन फिर से पम्मी को वही नशीला प्रसाद खाने को दिया जाता पर इस बार वो प्रसाद नहीं खाती और बेहोश होने का नाटक करती है। सेवक फिर से उसे बाबा जी के कमरे में ले जाते हैं और फिर कितनी खूबसूरत है तू पम्मी। तेरा ये बेपाक बोलना इस बाबा को मोहित कर देता है। बाबा जी, आप थे वो जिसने ये सब कुछ किया? अच्छा, आज तू बेहोश नहीं हुई? मतलब तूने आज खीर नहीं खाई? चलो अच्छा है, आखिर तुझे पता चल ही गया कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, चल गया पता। आप बाबा के भेष में एक शैतान है। लोगों के विश्वास, भरोसे, आस्था से खेलने वाले इंसान हैं आप। आपके लिए तो मौत की सजा भी कम है। पम्मी, तुझे यहाँ तक लाने वाला, तेरी जिंदगी बदलने वाला और कोई नहीं, मैं यानी कि ये बाबा है। तेरे लिए इतना कुछ किया है आज तक, तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना मेरी, तो ले ली मैंने। लोगों की श्रद्धा और भावनाओं के साथ खेलना, उनको बर्बाद कर देना कोई भक्ति नहीं होती। आप निहायती कुत्ते, कमीने और एक वाहियात किस्म के आदमी हैं जो बस भक्ति के नाम पर पाखंड करना जानते हैं। अरे मेरी बच्ची, इतना गुस्सा ठीक नहीं तेरे लिए। तू बाहर लोगों को चीख चीख कर भी बताएगी ना तो भी कोई यकीन नहीं करेगा तेरी बात पर। अरे हट मेरे आगे से, वरना जो हाथ नमस्कार करने के लिए जुड़ सकते हैं ना, वो तुझे उठाकर पटक भी सकते हैं। इतना घमंड ठीक नहीं पम्मी, जरा सोच समझकर फैसला लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सच बताते बताते तो खुद बदनाम हो जाए। पम्मी कक्ष का दरवाजा खोलकर भागती हुई बाहर जाती है ताकि सबको सच बता सके, पर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी के पहरेदार उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। पम्मी रोती चिल्लाती बिलखती रहती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। इन दिनों ना तो उसे कुछ खाने को दिया जाता न पीने को। उसकी ऐसी हालत देख कोठरी की प्रबंधक को उस पर दया आ जाती है और वो उसे भगाने में मदद करती है। उसकी मदद के कारण किसी तरह से वो आश्रम से बाहर निकल जाती है और सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर तिवारी से होती है, जो काफी समय से बाबा के खिलाफ सबूत जुटा रहा था। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। वो निराले बाबा। अरे ओ मैडम जी, क्या हो गया? इतनी सांस क्यों फूल रही है आपकी? थोड़ा सांस ले लो। अरे पांडे, पानी पिला मैडम को। अरे पानी पियो और फिर आराम से कहना। जी, सांस लेने का ही तो टाइम नहीं है। वो बाबा निराला कुछ ज्यादा ही निराला है। श्रद्धा की आड़ में लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है।
अरे मैडम जी देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं तो आपकी सुनी सुनाई बातों पर हम यकीन करने से रहे। आपके पास कोई सबूत है बाबा जी के खिलाफ? पम्मी इंस्पेक्टर को सारी बात बताती और कोर्ट में केस भी दर्ज करवाती। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार बाबा का सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाता है। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत बाबा निराला को उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही उसके काले कारनामों के गढ़ को सील कर देती है। इस तरह लोगों को समझ आ जाता है कि अंधविश्वास से कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। सुनिधि एक बहुत ही समझदार और गुणी लड़की थी। वो अपने पति कुंदन, सास कमला और ससुर किशोर के साथ रहती थी। शाम के 8 बजे होते हैं। जनता कर्फ्यू के कारण घर में बंद सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। ये सुनते ही घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ जी, ये सब क्या हो गया? अरे मोरी मैया, ये का हुई गवा? अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप सब इतनी चिंता मत करो माँ जी। इतनी सेविंग्स हैं कि 21 दिन आराम से बीत जाएंगे और मैं घर बैठकर भी अपना ऑफिस का काम कर सकता हूँ। किसी तरह 21 दिन गुजर जाते हैं, पर उसी शाम अचानक सभी को पता चलता है कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। काम में मंदी के चलते कुंदन को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। घर का आर्थिक ढांचा टूट के बिखर जाता है और इन सब के बीच सुनिधि प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो ये बात सब घर वालों को बताती है तो इस मुश्किल दौर में सभी के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सुनिए जी, देखिए ना, क्या वक्त आ गया है। एक तरफ घर की हालत इतनी खराब हो रही है और दूसरी तरफ इतनी खुशियों का माहौल है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? देखना, ये बच्चा हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? क्यों ना हम सब मिलकर एक ढाबा खोल लें? अरे ये कैसी बात कर रही हो? इस हालात में तुम काम करोगी? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। इस वक्त तो सब कुछ बंद है। पर फिर भी लोग तुम्हें इस हालत में काम करता देख क्या कहेंगे? सुनिधि अपना एक ढाबा खोल लेती है। उसकी सास कमला भी उसका इसमें बराबर साथ देना शुरू कर देती है। बाजार से सब्जियां लाना, सब लाना कुंदन की जिम्मेवारी थी। एक शाम बाजार से घर आते हुए कुंदन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहते हैं। ऐसे में अब घर की सारी जिम्मेवारी सुनिधि के कंधों पर आ जाती है। प्रेगनेंसी का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। ढाबे का काम अच्छा चलने लगता है। अरे बहू, टेबल नंबर 4 पे तड़के वाली दाल पहुंचा दे, जल्दी कर। हाँ जी माँ जी, ये लीजिए सर, आपकी दाल। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। कमला और सुनिधि मिलकर खूब अच्छे से ढाबा संभाल लेते हैं। साथ ही साथ सुनिधि अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही एक शाम माँ जी, बड़े भैया का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो और दीदी घर वापस आ रहे हैं। क्या सच कह रही है? बहुत ही खुशी की बात है। अगले दिन कुंदन का बड़ा भाई धर्मेश घर आता है। अरे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मुझे भी माँ। वैसे आप मुझे अपना ढाबा तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि सुनिधि की मेहनत कितना रंग लाई है। सुनिधि का ढाबा देखकर धर्मेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ जनता का इतना रश होता है कि लोग एडवांस में उसके खाने की बुकिंग कर रहे होते हैं। दोनों पति पत्नी उसकी इस कामयाबी को अपने नाम करने की कोशिश करने की साजिश करने लगते हैं। धर्मेश मन ही मन सोचता है, अगर मैं यह सब कुछ अपने नाम कर लूं तो चाइनीज फूड का बिजनेस हो जाएगा, फिर बंदे बंदाए ग्राहक भी मिल जाएंगे और फिर
फायदा ही फायदा होगा। एक दिन ढाबे को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने की स्कीम लेकर धर्मेश सुनिधि के पास जाता है। अरे सुनिधि सुनो, मैं तुम्हारे ढाबे को होटल में बदलने के लिए एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त प्लान लाया हूँ। नहीं नहीं भैया, हम तो इसी में बहुत खुश हैं। अरे अपना ना सही तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अच्छा चलिए ठीक है, बता दीजिए। मेरे पास एक बना बनाया रेस्टोरेंट है, आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बस थोड़ा रंग रोगन हो रहा है, वह पूरा होते ही आप लोग वहाँ चले जाना। पर भैया, वो रेस्टोरेंट तो आपका है, हम वहाँ काम कैसे कर सकते हैं? अरे सुनिधि, क्या अपना और क्या पराया, सब मोह माया है। लो अब बस जल्दी से साइन कर दो। कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन धर्मेश अपने साथ हाथ में लठ लिए कुछ लोगों के साथ ढाबे में आता है और तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। अरे हटाओ ये सब यहाँ से, अब यहाँ देसी नहीं बल्कि चाइनीज फूड बनेगा भाई। ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारी जगह है। ये जगह तुम्हारी है नहीं बल्कि थी बेवकूफो, बिना पढ़े ही साइन कर दिए। लो जरा ध्यान से पढ़ लो इसे एक बार। सुनिधि उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ती है। जैसे ही वो पेपर्स को पढ़ती है, उसके तो मानो होश ही उड़ जाती है। वो सबके सामने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। भैया, ये सब करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपको क्या लगा कि अपना बना बनाया रेस्टोरेंट आपके नाम कर दूंगा? अरे वो तो मेरी एक चाल थी इसको अपने नाम कराने की। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये हमारा रोजगार है। अरे निकलो यहाँ से, समझी? घर के सभी लोग इस बात को सुनकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनिधि की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो जाता है। उसे अपने परिवार को इस तरह टूटकर बिखरते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में अपने ढाबे को दोबारा हासिल करने का पक्का निश्चय कर लेती है और इस इरादे के साथ वो धर्मेश के पास जाती है। अरे सुनिधि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या दोबारा से अपनी बेइज्जती कराने का इरादा है? अरे नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि आखिर कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताती रहूंगी। अब मैं भी खुलकर आराम से जीना चाहती हूँ, इसीलिए आपके पास एक ऑफर लेकर आई हूँ। अरे भाई, कैसा ऑफर? पापा जी की एक एफडी के पेपर हाथ लगे हैं मेरे। अगर आप मुझे बता दे कि उस पर उनके धोखे से साइन कैसे लूं, तो आधे पैसे आपके और आधे मेरे। अरे इतनी सी बात, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, पर तुम तो काफी चालाक हो। धर्मेश उसे सारी बात बता देता है। सुनिधि ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर धर्मेश के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। अरे भाई, गिरफ्तार कर इसने, घना बदमाश बनने लग रहा है। अरे मैंने क्या किया है भाई? अरे मैंने क्या किया है? अरे बेटा जी, जो भी तुमने किया है ना, हमने सब सुन लिया, समझा? कैसे तूने धोखे से सुनिधि जी के साइन करा लिए और ढाबा भी तूने अपने ही नाम करा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में यह सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस धर्मेश को पकड़कर ले जाती है और उसे धोखाधड़ी और गर्भवती महिला पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर कर देती है। इस तरह सुनिधि बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपना ढाबा वापस ले लेती है और एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कुंदन भी अब ठीक हो जाता है और ढाबे का सारा काम वापस से संभालने लगता है। इस तरह गर्भवती होने और इतनी मुसीबतों के आने पर भी सुनिधि हार नहीं मानती और सब अच्छा कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ढाबे वाली बहू? तो क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी होशियार और तेज बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।